मूवी का क्लाइमैक्स चल रहा था। सब दिलचस्पी से मूवी देखने में मगन थे जब मीर सब्तीन ने आस्तगी से अरूज का नाजुक सा हाथ अपने हाथ में लिया। अरूज का हाथ मीर सब्तीन के हाथ में कपकपा कर रह गया। उसके अंदर मुजाहमत की भी हिम्मत नहीं थी। मीर सब्तीन ने बहुत खूबसूरत और नफीस ब्रेसलेट का लॉक खोला और उसके हाथ में पहना दिया, जो उसने न जाने कब से अरूज के लिए खरीद कर रखा हुआ था, लेकिन वो किसी मुनासिब मौका की तलाश में था। आज उसे ये मौका मिल गया था। थैंक्स, अरूज ने स्क्रीन पर नजरें जमाए कहा। उसमें मीर सब्तीन की आंखों में देखने की सकत नहीं थी, जिनमें बहुत खूबसूरत रंग झिलमिला रहे थे। उसकी नजरें खुद पर जमी महसूस करके अरूज ने अपना सर झुका दिया। उसकी मुस्कुराहट वाज़ेह थी और इस मुस्कुराहट से उसके गाल में पड़ने वाला डिंपल भी। मीर सब्तीन बड़ी महवियत से उसे तक रहा था। मूवी देखने के बाद वो लोग पार्किंग एरिया में खड़े डिनर के लिए जगह डिसाइड कर रहे थे जब अरूज बीच में बोल पड़ी, प्लीज मुझे घर ड्रॉप कर दें, डिनर में बहुत देर हो जाएगी, अम्मी परेशान हो रही होंगी। वो तफक्कुर से बोली। फान कलर के स्टाइलिश ड्रेस में वो आम दिनों से कई बढ़कर पुरकशिश लग रही थी। अरीबा को कॉल करके वो माँ के लिए ये पैगाम भिजवा चुकी थी कि आज उसे ऑफिस से वापसी में थोड़ी देर हो जाएगी, लेकिन अब वक्त कुछ ज्यादा ही हो गया था जो उसे फिक्र में मुब्तला कर गया था। अरूज, अभी सिर्फ 8 बजे हैं, टाइम ओवर नहीं हुआ, हम 1 घंटे तक डिनर से फारिग हो जाएंगे, फिर आपको घर ड्रॉप कर देंगे, रानिया ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। आपने आंटी को तो इन्फॉर्म कर दिया है, फिर क्यों परेशान हो रही हैं? हुनैन ने सवालिया नजरें उस पर टिकाईं। उसका बिल्कुल मूड नहीं था कि वो लोग इतनी जल्दी वापस लौट जाएं। हुनैन, अरूज ठीक कह रही है, इस तरह देर रात तक घर से बाहर रहना ठीक नहीं, जबकि उसकी ऑफिस टाइमिंग बहुत देर पहले खत्म हो चुकी है। मीर सब्तीन उसकी परेशानी समझते हुए संजीदगी से बोला। वह अरूज के चेहरे पर नुमाया घबराहट महसूस कर रहा था और वो उसे अपनी वजह से परेशानी में मुब्तला नहीं देख सकता था। हुनैन, तुम रानिया और नगीन को डिनर के बाद घर ले जाना, ड्राइवर तुम्हारे साथ रहेगा, मुझे अरूज को ड्रॉप करके एक जरूरी काम से जाना है। ओके भाई। हुनैन ने इसकी बात से बिना कोई इख्तलाफ किए हामी भरी। मीर सब्तीन अरूज को गाड़ी में बिठाकर खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। अरूज, तुमने मेरा ब्रेसलेट खुद पहना ना, माइंड तो नहीं किया? मीर सब्तीन ने अपना खदशा जाहिर किया। अरूज ने धीरे से अपना सर नफी में हिला दिया। थैंक्स। मीर सब्तीन पुरसकून हो गया, फिर बोला, मैं चाहता हूँ हमारे दरमियान इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हम दोनों को जिंदगी की नई शुरुआत करने में किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। उसके बाद ही मैं डैडी को आपकी मदर से मिलवाऊंगा। अरूज, तुम इस फैसले पर दिल से राजी हो ना, या महज मेरे रुतबे का लिहाज कर रही हो? मीर सब्तीन आज अपने तमाम शकूक व शुबहात दूर कर लेने के मूड में था, क्योंकि वो बहुत जल्द अरूज को अपनी जिंदगी में शामिल कर लेना चाहता था। अरूज उसकी मोहब्बत की सच्चाई और पाकीज़गी से अच्छी तरह वाकिफ हो चुकी थी, लेकिन अपने जज्बात को लफ्ज़ों में बयान करने से झिझक रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो किन अल्फाज में उनकी तर्जमानी करे। कुछ फितरी शर्म और कुछ रुतबे का लिहाज आड़े आ रहा था, इसलिए फ़कत इतना ही कह पाई, मैं नहीं जानती ये सही है या गलत। मोहब्बत एक पाकीज़ा जज्बा है जिसे अल्लाह पाक ही हमारे दिलों में पैदा करते हैं, और अगर अल्लाह ने मुझे आपसे मिलवाया है तो मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। मैंने अपने मुस्तकबिल के हर फैसले का इख्तियार अल्लाह के बाद अपनी अम्मी पर छोड़ा है। वही वाहिद रिश्ता है मेरा इस दुनिया में, वो जो भी फैसला करेंगी मुझे मंजूर होगा। अरूज ने नहायत सादगी से अपने दिल की बात कह दी थी, और साथ ही मीर सब्तीन को यह भी जता दिया था कि उसका अपनी माँ से कितना मजबूत रिश्ता है और वो उनकी इजाज़त के बगैर अपनी मोहब्बत को परवान हरगिज़ नहीं चढ़ाएगी। मीर सब्तीन जो पूरे इन्हमाक से उसकी तरफ मुतवज्जा था, उसकी बात पर मुतमईन सा होकर मुस्कुरा दिया और अरूज का हाथ अपने हाथ में ले लिया। अरूज, तुम्हें कभी मुझसे मायूसी नहीं होगी, मेरे लिए तुम्हारा हर फैसला काबिले एहतराम होगा। मीर सब्तीन बहुत खुश था, उसकी सादगी पर भी, और फख्र महसूस कर रहा था अपनी पसंद पर, जिसे उसने एक नज़र में अपना जीवन साथी चुना था। मीर सब्तीन ने गाड़ी गली से जरा फासले पर रोकी थी। अरूज उसे गुड नाइट कहकर गाड़ी से उतर आई। सब्तीन भी उसे सी ऑफ करने के लिए बाहर निकले, दरवाजा थामे खड़ा था। जब दोनों की नज़र गली से निकलती ब्लैक लैंड क्रूजर पर पड़ी और उसमें बैठे मौज़म अली शाह शराजी पर, उसी वक्त शाह ने भी इन दोनों को एक साथ देखा तो उस पर हैरत का पहाड़ टूट पड़ा। शाह कुछ देर कबल ही अरूज के घर पहुंचा था। अरूज को गैर मौजूद पाकर उसने इंतहाई
खुरदरे लहजे में समीना से उसके बारे में इस्तफसार किया था। जब समीना ने उसकी जॉब के मुतालिक बताया तो वो तिलमिला कर रह गया था और उसी वक्त उसने अरूज की जॉब छोड़ देने का हुक्म जारी किया था। समीना बेचारी खामोशी से सर हिलाकर रह गई थी। वो उसके हुक्म से इख्तलाफ करने काबिल नहीं थी, यूं चुप होकर रह गई। शाह गाड़ी से नीचे उतरा और जोरदार आवाज में दरवाजा बंद करके इन दोनों की तरफ आया। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। तो अरूज साहिबा मीर सब्तीन के ऑफिस में जॉब कर रही हैं। जॉब के साथ साथ रात गए तक उनके साथ सैर सपाटे भी किए जा रहे हैं। उसने तंजिया अंदाज में धीरे से तालियां बजाईं, जबकि उसके अंदर गुस्से का एक जवार भाटा उठ रहा था। जबान संभाल कर बात करो मुअज्जम शाह, मैं सिर्फ मिस अरूज को घर ड्रॉप करने आया था। मेरी सोच तुम जैसी घटिया नहीं है। मीर सब्तीन का लहजा बरहम मगर आवाज धीमी थी। मीर सब्तीन के ये अल्फाज सुनते ही शाह ने बढ़कर उसका गिरेबान पकड़ लिया। शाह के चारों गार्ड्स गाड़ी से कूद कर बाहर आए थे और सब्तीन पर गन्स तान ली। तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम मेरी सोच को घटिया कहो? घटियापन तुम्हारे खून में शामिल है। मैं चाहूं तो इसी वक्त तुम्हें इस दुनिया से फारिग कर दूं, लेकिन मैं तुम्हारे घटिया खून से अपने हाथ नहीं रंगना चाहता। जहां तक बात अरूज की है वो तो सिर्फ मेरी है और ये बात मैं बहुत जल्द उससे शादी करके साबित कर दूंगा। अरूज इन दोनों के मुश्ताल अंदाज देखकर लरज रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं और उनके दरमियान क्या ताल्लुक है। शाह की बात पर उसने खौफजदा होकर उसकी तरफ देखा। अरूज, अगर तुम्हारी कजन है तो वो मेरी भी कजन है, बल्कि मेरा उसके साथ तुमसे ज्यादा गहरा रिश्ता है। इस बात पर मैं तुमसे यूं सरे राह बहस नहीं करना चाहता, क्योंकि लोगों की इज्जत उछालने तुम्हारा पुराना शेवा है, लेकिन मैं अरूज को तमाशा बनते हुए नहीं देख सकता। उसने शाह के हाथ अपने गिरेबान से झटकते हुए कहा। अरूज ने चौंक कर मीर सब्तीन को देखा। ये वो क्या कह रहा था? वो इसका कजन कैसे हो सकता था? किसका रिश्ता कितना गहरा है ये बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा, लेकिन तब तक के लिए मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूं, अगर तुमने दोबारा अरूज से राब्ता कायम करने की कोशिश की तो इस रुए जमीन पर तुम्हें मुझसे बचाने वाला कोई नहीं होगा। शाह घूमकर अरूज के पास गया और उसकी कलाई पकड़कर इंतहाई सफाकी से बोला। मीर सब्तीन ने अपने लब भींच लिए और मजीद उससे उलझने का इरादा तर्क करते हुए गाड़ी में बैठने लगा। शाह ने एक कहर बरसाती निगाह उस पर डाली और तकरीबन खींचते हुए अरूज को लेकर गली में दाखिल हो गया। धाड़ से दरवाजा खोलकर मौजम शाह अरूज की कलाई थामे घर में दाखिल हुआ। समीना जो पहले ही गुमसुम सी बैठी थी, इस अचानक अफ्ताद पर उछल पड़ी। तो आप अरूज को उसके बिछड़े हुए खानदान वालों से मिलवाने चली थी? यकीनन आपने ही अरूज को पूरा कराची छोड़कर वहां मीर गजनफर इंडस्ट्रीज में नौकरी करने का मशवरा दिया होगा। अपने ससुराल वालों की तरह आपके अंदर भी लोगों से मकरो फरेब और धोखे से किसी और का माल हथियाने का फन आ ही गया। ठीक बात है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ ही लेता है। इतने सालों की रफाकत ही आपकी मसरूर साहब के साथ कुछ तो असर लेना ही था। वो समीना और अपने रिश्ते का लिहाज किए बिना तंजिया मगर बरहम लहजे में बोला। कितने पैसे चाहिए आपको? मैं 10 लाख माहाना दूंगा, मगर आज के बाद अरूज जॉब नहीं करेगी, बल्कि इस घर से बाहर कदम नहीं रखेगी, और अगर जाएगी तो सिर्फ मेरे साथ। आप कान खोलकर मेरी बात सुन लें। कुछ दिन तक मैं अरूज से निकाह करूंगा और तब तक ये मेरी अमानत है आपके पास, और मेरी अमानत में खयानत करने वाले को मैं कभी माफ नहीं करता। वो बेलचक लहजे में कह रहा था। बेटा, तुम गलत समझ रहे हो। मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ कि अरूज कहाँ जॉब कर रही है, उसके मालिक कौन है। मैं अनपढ़ गंवार औरत, मुझे इन सब बातों का तो ख्याल भी नहीं आया। शाह के इस इंकशाफ पर हैरत से उनकी आंखें फैल गई थीं कि अरूज अनजाने में ही सही मीर गजनफर के दफ्तर तक जा पहुंची, और ये फिक्र अलग सताने लगी थी कि अब अरूज उनसे जरूर अपने और मीर गजनफर के माबैन ताल्लुक के बारे में सवाल करेगी। तब वो उसे क्या जवाब देंगी, या बरसों पुरानी कहानी उन्हें फिर दोहरानी पड़ेगी। बस 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 करें। वो हाथ उठाकर दुरुस्तगी से बोला। खाला, मैं इतना बेवकूफ नहीं और ना ही कोई ना समझ बच्चा हूं जो आपके इरादे ना भांप सकूं। यकीनन ये आपकी और आपके मरहूम शौहर की साजिश है। आप दोनों ने यही सोचा होगा कि किसी बहाने ही सही अरूज को इन लोगों को सौंप दें, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसके लहजे में इरादों की पुख्तगी थी। कल मैं आऊंगा और अरूज को शॉपिंग के लिए ले जाऊंगा। अरूज,
शादी की तैयारी के लिए जो भी जरूरी सामान तुम्हें चाहिए इसकी लिस्ट बना लेना, और ये बात अपने जहन में बिठा लो कि तुम्हारी शादी सिर्फ मुझसे होगी। उसने माँ के पहलू में खड़ी लब काटती अरूज से बराह रास्त कहा। अरूज ने बेबसी से चुपचाप सर झुका दिया। मौज़म शाह अपना फैसला सुनाकर जा चुका था और उसके जाते ही अरूज माँ से लिपटकर फूट फूट कर रो दी। अम्मी, मैं मौज़म शाह से शादी नहीं करूंगी। मैं इस जैसे सख्त गिर इंसान के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती। समीना दिलासे देने के अंदाज में उसकी पीठ थपकने लगी। अरूज, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम मीर गजनफर के ऑफिस में जॉब करती हो? समीना ने कुछ देर बाद आस्तगी से उसे मुखातिब किया। अम्मा, आपने कभी पूछा नहीं और मैंने भी जरूरत महसूस नहीं की, लेकिन अब आप मुझे बताएं मीर गजनफर और मीर सब्तीन से हमारा क्या रिश्ता है? उसने फौरन ही उनसे अलग होकर सवाल किया तो समीना ने नजरें चुरा ली। तुम्हारा इस सब से कोई वास्ता नहीं। जब सही वक्त आएगा तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। वो नजरें चुराते हुए बोली। अम्मी, आपको मुझे बताना होगा, आखिर मौज़म शाह ये सब क्यों कह रहा था और क्यों वो मीर सब्तीन को देकर आपे से बाहर होने लगा? क्यों मीर सब्तीन ने कहा कि मैं उसकी कजन हूँ? आप नहीं जानती मैं इस वक्त किस जहनी अजियत से गुजर रही हूँ। वो बेहद उलझी हुई थी। समीना ने नजर उठाकर उसके सते हुए चेहरे की तरफ देखा, फिर जैसे हार मानकर सिर्फ इतना बोली, मीर गजनफर तुम्हारे मामू हैं। किसी तनाज़े की सबब हम बरसों पहले उन सब से रिश्ता खत्म कर चुके हैं। इससे ज्यादा तुम मुझसे कुछ नहीं पूछोगी, ना मैं तुम्हें कुछ बताऊंगी। वो दो टोक अंदाज में बात खत्म करके वहां से उठकर चली गई। अरूज का वजूद जैसे जलजलों की जद में आ गया था। इतने बड़े इंकशाफ के बारे में तो उसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मौज़म शाह ने अरूज को उसके घर से पिक किया और लंच के लिए 5 स्टार होटल में ले आया। उसका इरादा लंच के बाद शॉपिंग का था। अरूज टेबल पर सर झुकाए बैठी गोद में रखे अपने हाथों पर नजर गाड़े बैठी थी। अरूज, आज मैं लंच तुम्हारी पसंद से करना चाहता हूँ, इसलिए डिशेस तुम सेलेक्ट करोगी। उसने मेन्यू कार्ड उसकी तरफ बढ़ाकर अरूज की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करने की कोशिश की। अरूज ने बिना किसी पसोपेश के बेदिली से मेन्यू कार्ड पकड़ा और 2-3 डिशेस के नाम उसे बता दिए। शाह ने वेटर को ऑर्डर नोट करवाया और खुद चेयर पर मजीद इजी होकर बैठ गया। उसकी नजरें मुसलसल अरूज के चेहरे का तवाफ कर रही थीं। अरूज, तुम जानती हो, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था उसी दिन मुझे तुमसे मोहब्बत का इदराक हुआ था। इससे पहले मैं नहीं जानता था मोहब्बत किस बला को कहते हैं, लेकिन तुमसे मिलकर मैंने जाना कि मोहब्बत बहुत खूबसूरत और अनमोल एहसास का नाम है। और उसी दिन मैंने ये फैसला कर लिया था कि मैं हर कीमत पर तुम्हें अपना बनाऊंगा। ये भी एक सच था कि पहली नजर में उसकी साजिशी दिमाग ने अरूज को सिर्फ मीर नगर वालों से बदला लेने के लिए मोहरे की तरह इस्तेमाल करने का प्लान बनाया था, लेकिन फिर वो खुद ही अपने इस फैसले पर कायम न रह सका क्योंकि उसका दिल उसे बगावत कर गया था। अरूज के मलकूती हुस्न और सादगी ने उसके दिल को अपने साजिशी दिमाग के आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। उसकी जिंदगी में आने वाली हर लड़की या तो बाजारी थी या फिर मॉडर्न सोसाइटी की परवरदा, जो मौज़म शाह जैसे अमीरजादे के एक जुम्बश आबरू पर अपनी दोशीजगी समेत सब कुछ निछावर कर देती थीं। शाह को कभी भी उनमें से कोई भी अट्रैक्ट नहीं कर सकी थी। जो अट्रैक्शन उसने अरूज के मासूम हुस्न में महसूस की थी, वो पूरी सच्चाई से अपनी दिली कैफियत अरूज पर अया कर रहा था, मगर अरूज किसी और ही दुनिया में गुम थी। शाह ने उसकी बेतौजीह महसूस की जो वो बड़ी देर से नजरअंदाज कर रहा था। यकलख्त गुस्से से टेबल की सतह पर हाथ मारा, जिससे जूस से भरा ग्लास भी छलक पड़ा। अरूज बुरी तरह सरासीमगी से उसकी तरफ देखने लगी तो वो उसकी आंखों में आंखें डालकर कहने लगा, अरूज, तुम्हें अगर मुझसे मोहब्बत नहीं भी है तो मैं तुम्हें खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर दूंगा। लेकिन अगर तुम्हारी सोच में भी मेरे सिवा किसी और की परछाई मुझे नजर आई तो मैं वो आग लगाऊंगा जिसमें सब कुछ जल कर भस्म हो जाएगा। उसका लहजा धीमा मगर बेहद दहशतनाक था। उस दिन का मंजर वो भूला नहीं था। अरूज का मीर सब्तीन की गाड़ी से निकलने का मंजर बार बार किसी फिल्म की तरह उसकी नजरों के सामने चकराता रहता। बमुश्किल वो खुद पर कंट्रोल किए हुए था क्योंकि वो अरूज पर किसी भी किस्म की सख्ती नहीं करना चाहता था। तो क्या शाह ने मेरी सोच पढ़ ली या मेरा चेहरा? क्या वो चेहरा पढ़ने के फन से वाकिफ है? अरूज हरगिज नहीं चाहती थी
کہ اس کے دل میں جو پیار میر سبتین کے لیے ہے وہ کسی بھی صورت شاہ پر آشکار ہو، اس لیے شاہ کی تنبیہ پر وہ اندر تک لرز گئی تھی۔ ویٹر لنچ سرو کرنے کے لیے آ گیا تھا، ان دونوں نے ہی اپنے چہرے کے تاثرات کور کر لیے۔ شاہ پوری توجہ سے لنچ کرنے میں مصروف ہو گیا، اس نے دوبارہ عروج کو مخاطب کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، جبکہ عروج شاہ کے خوف سے زہر مار کر رہی تھی، اسے ذرا بھی بھوک محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ لنچ سے فارغ ہو کر شاہ اسے شہر کے سب سے مہنگے شاپنگ مال میں لے آیا تھا۔ 3 سے 4 گھنٹے ہو گئے تھے انہیں شاپنگ کرتے ہوئے، تقریباً شاپنگ شاہ نے اپنی مرضی اور پسند سے کی تھی۔ عروج بس بے دلی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، شاہ نے بھی اس کی جھجک کو محسوس کرتے ہوئے زیادہ زور نہیں دیا تھا۔ ڈھیر سارے شاپنگ بیگز وہ گارڈ کے ساتھ گاڑی میں رکھوا چکا تھا، پھر بھی کچھ شاپرز ہاتھ میں لیے، ایک ہاتھ سے عروج کا ہاتھ تھامے باقی کی شاپنگ کل تک کے لیے ملتوی کر کے وہ اسے پارکنگ میں لیے چلا آیا۔ وہ دونوں اپنی گاڑی کی جانب بڑھ رہے تھے جب میر سبتین کی نظر ان پر پڑی۔ عروج کے چہرے سے ہوتی ہوئی شاہ کے ہاتھ میں دیے اس کے ہاتھ پر جا کر ٹھہر گئی۔ وہ دونوں بھی اسے دیکھ چکے تھے۔ عروج نے شرمندگی سے سر جھکا لیا، جبکہ شاہ کے ہونٹوں پر تواخر بھری مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ میر سبتین کی آنکھوں میں مرچیں سی بھر گئی، وہ اپنی آنکھوں میں بے پناہ جلن محسوس کر رہا تھا۔ شاہ کے جلتے سلگتے دل پر پھوار برسنے لگی، بالکل ایسی ہی جلن اس نے عروج کو میر سبتین کی گاڑی سے اترتے ہوئے دیکھ کر محسوس کی تھی۔ میر سبتین انہیں نظر انداز کر کے فوراً ہی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ شاہ کا موڈ یکدم ہی خوشگوار ہو گیا تھا۔ سٹیئرنگ سنبھالتے ہوئے اس نے اپنا بازو برابر میں بیٹھی عروج کے گرد پھیلا لیا۔ فیض علی، کل ہونے والی صفدر شاہ کی الیکشن کمپین کی تیاری کیسی چل رہی ہے؟ میر سجاول بڑی شان سے صوفے پر بیٹھا، ایک ہاتھ صوفے کی پشت پر پھیلائے، دوسرے ہاتھ میں موبائل تھامے نظریں اسکرین پر جمائے اپنے خاص ملازم سے مخاطب تھا۔ سائیں زبردست چل رہی ہیں، بڑا شاندار پنڈال سجایا ہے۔ اس بار فیض علی مانی خیزی سے مسکرایا۔ میر سجاول نے ایک ٹانگ سامنے پڑی ٹیبل پر رکھی ہوئی تھی، جبکہ دوسری فرش پر، جسے فیض علی دل جمی سے دبا رہا تھا۔ اس نے پرسوچ انداز میں ہنکارا بھرا اور موبائل آف کر کے سائڈ پر رکھ دیا۔ کل کیا کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے اپنے بندوں کو سمجھا دیا ہے نا، ذرا سی بھی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ ڈرنے والوں کو سمجھا دینا، زیادہ شور شرابہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، باقی کام میرے بندے سنبھال لیں گے۔ فیض علی، قیمت سب کو منہ مانگی دینا، مگر ذرا سی بھی کوتاہی ہوئی کام میں یا صفدر شاہ کی کمپین کامیاب ہو گئی تو فیض علی میں تیری کھال کھچوا لوں گا۔ اس نے جھک کر اپنی گن فیض علی کی کن پٹی پر رکھ دی۔ سائیں، آپ نے جو بھی کام میرے ذمہ لگایا ہے، کبھی کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی ہے تو اب بھی نہیں ہونے دوں گا، آپ بے فکر ہو جائیں، کل سب کچھ آپ کی خواہش کے مطابق ہوگا۔ فیض علی پہلے تو سانس کھینچ گیا، پھر ہاتھ جوڑ کر گھگیانے لگا۔ ٹھیک ہے، زیادہ ڈرامے نہ کر، جانتا ہوں تجھے۔ میر نے اسے ہاتھ اٹھا کر چپ کروا دیا۔ فیض علی دوبارہ اس کی ٹانگ پہلے سے بھی زیادہ دل جمی سے دبانے لگا۔ یہ بتا، زرتاج اسکول سے سیدھا گھر گئی تھی؟ گاؤں کا کوئی آوارہ چھوکرا اسے تنگ تو نہیں کرتا؟ زرتاج کے بارے میں استفسار کرتے ہوئے اس کی آواز یکدم ہی نرم پڑ گئی تھی۔ داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کے وجیح چہرے پر چاہت کے رنگ اترنے لگے۔ سائیں، بی بی جب اسکول یا گھر سے نکلتی ہیں، نورا ارد گرد ہی رہتا ہے، اس لیے کسی کی بھی ہمت نہیں ہوتی کہ اس کے سامنے بدتمیزی کرنے کی کوشش کرے، فیض علی نے تفصیلاً جواب دیا۔ میر سجاول ہنکارا بھر کر سگریٹ سلگانے لگا۔ ایک کش لے کر وہ مزید ایزی ہو کر بیٹھ گیا۔ کل کا دن اس کے لیے بہت اہم تھا، مگر وہ اس وقت بھی فرصت سے زرتاج کے بارے میں سوچنے پر مجبور تھا۔ وہ اب تک کل رات ہونے والی ملاقات پر مسحور تھا۔ اس کے خوبصورت کٹاؤ والے ہونٹوں پر بہت دلکش مدھم مسکراہٹ تھی۔